नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे ही चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या अपने मन में गंदगी भरने का काम होता हो, हाँ, अभी भी पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर चल रहे हैं, सरसों के तेल के दाम 200 से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल पर इस पर बहस के बजाय वो बहस कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। आपके देश से कोई संबंध नहीं है, आपके बच्चों से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि आपसे भी कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम लगातार उनको देखे जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसे बढ़ावा देने के बजाय आप उन चैनलों को देखें जिन पर न्यूज़ हो, समाचार हो, ताकि देश हमारा तरक्की कर सके, हमारे बच्चे तरक्की कर सके और हम तरक्की कर सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैसेजिंग सेवा कंपनी व्हाट्सएप ने इस साल 15 मई से 15 जून के बीच 20 लाख भारतीय खातों पर रोक लगाई, जबकि इस दौरान उसे शिकायत की 345 रिपोर्ट मिली। कंपनी ने अपनी पहली मासिक अनुपालन रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत यह रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत 50 लाख से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख डिजिटल मंचों के लिए हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है। इस रिपोर्ट में इन मंचों के लिए उन्हें मिलने वाली शिकायतों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख करना जरूरी है। व्हाट्सएप ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमारा मुख्य ध्यान खातों को बड़े पैमाने पर हानिकारक या अवांछित संदेश भेजने से रोकना है। हम ऊंची या असामान्य दर से मैसेज भेजने वाले इन खातों की पहचान करने के लिए उन्नत क्षमताओं को बनाए हुए हैं और अकेले भारत में 15 मई से 15 जून तक इस तरह के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले 20 लाख खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोषियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसे लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सीजेआई एन.वी. रमन्ना, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस सी.एस. बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 दोषियों को तत्काल अंतरिम जमानत दी थी। आदेश 8 जुलाई को पारित किए गए थे, लेकिन दोषियों को जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि जेल अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें आदेश की प्रमाणित प्रति डाक से नहीं मिली है। अपराध करने के समय किशोर होने के बावजूद दोषियों ने 14 से 20 साल जेल में बिताए थे। वहीं आज राजद्रोह की आईपीसी की धारा 124(1) की चुनौती देने की नई याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर बड़ा सवाल किया है। सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आज़ादी के अभियान को दबाने के लिए किया था, असहमति की आवाज़ को चुप करने के लिए किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये धाराएं लगाई गई। क्या सरकार आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा राजद्रोह के मामलों में सजा भी बहुत कम होती है। सीजेआई ने कहा कि इन मामलों में अफसरों की कोई जवाबदेही भी नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई को अभूतपूर्व करार देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोना वायरस के खतरनाक स्वरूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। अपने संसदीय क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ काशी क्षेत्र में किए गए प्रयासों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वह रुकती नहीं है और वह थकती भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने पूरी मानव जाति के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं और इस दौरान कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। उन्होंने कहा कि लेकिन काशी सहित अपने उत्तर प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज़्यादा होगी, वहाँ कोरोना की दूसरी लहर को जिस तरह से संभाला, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार कोरोना को फैलने से रोका, वह अभूतपूर्व है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया में नियमों की अनदेखी पर सख्ती दिखा चुका है। यही नहीं, मीडिया में रिपोर्ट्स की गई तस्वीरें भी दिखाई गई है। कहा गया है कि राज्य सरकार और लोग इसके अमल में लाए
कोरोना वायरस को मौका चाहिए और वह हम दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यहां तक कहा कि प्रकृति पर नहीं, अगली लहर हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी। अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि लोगों को ये छूट कोविड के मामले कम होने की वजह से मिली है और कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने की वजह से ये सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी करने वाले बीजेपी के 304 विधायकों में से 152 के 3 से लेकर 8 बच्चे तक हैं। 8 बच्चों के पिता बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक हरिराम ने विश्व जनसंख्या दिवस पर ट्वीट कर लोगों को कम बच्चे पैदा करने की नसीहत भी दी। 6 बच्चों के पिता विधायक रत्नाकर मिश्रा कहते हैं कि 5 बीवी 25 बच्चे अब नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने भी ऐसी है जिन्होंने 6 बेटियों को जन्म दिया, फिर आखिर में अजमेर शरीफ में मन्नत मांगने के बाद बेटा हुआ। यूपी लॉ कमीशन ने 2 बच्चे के कानून का ड्राफ्ट बनाया है। उसमें 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को सरकारी सुविधाएं न देने, पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक की बात कही है। नानपारा विधानसभा के बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा को 6 बेटियां हुई है। लड़के की चाह में वह मन्नत मांगने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर पहुंची। उन्हें 7वीं संतान के रूप में लड़का हुआ है। ख्वाजा से खुश होकर उन्होंने उसका नाम अजमेरी वर्मा रखा है। यूपी बिहार सरहद पर पहाड़, जंगल और नदियों झरनों ने घेरे सोनभद्र की दूधी सीट से बीजेपी के सहयोगी अपने दल के एमएलए 51 वर्षीय हरिराम है। विधानसभा की वेबसाइट कहती है कि उनके 8 बच्चे हैं, 4 बेटियां और इतनी ही बेटियां हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा के बाहर एक पोस्टर लगाया। इस पर अभिनेता से बड़ा दिल दिखाने की अपील की गई है। पोस्टर में कहा गया है कि मुंबई के ज्ञानेश्वर मार्ग का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके लिए अमिताभ बच्चन बड़ा दिल दिखाएं और प्रशासन की मदद करें। दरअसल प्रतीक्षा की दीवार इस प्रोजेक्ट में बाधक बन रही है। बुधवार रात को लगाए गए इन पोस्टर्स को लेकर अभी तक बच्चन परिवार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका से ज्ञानेश्वर मार्ग की चौड़ाई 45 फीट से बढ़कर 60 फीट करना चाह रही है। इसके दायरे में अमिताभ और उद्योगपति के सत्यमूर्ति के बंगले का कुछ हिस्सा आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में 3rd वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस ने बुधवार को देशों को चेतावनी दी कि वे कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती फेज में आ चुके हैं। उन्होंने दोहराया कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी। देशों को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। कई देशों ने दिखाया भी है कि इस वायरस को रोका जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर से देश को राहत मिलते ही पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की लंबी कतारें लग रही है। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जुटती देख राज्य सरकार ने नियम बना दिया कि आने वाले सैलानियों को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। घूमने के शौक में लोग अब तो कोरोना की फर्जी रिपोर्ट भी बनवा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने गुरुवार को ऐसे 13 टूरिस्ट को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कोरोना रिपोर्ट लेकर राज्य में घुस रहे थे। उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सरकार की तरफ से कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें राज्य में आने वाले पर्यटकों की रिपोर्ट चेक करती है। राज्य के क्लेमेंट टाउन में चेकिंग के दौरान पुलिस को 2 वाहनों में सवार पर्यटकों पर शक हुआ। रिपोर्ट देखी तो वह फर्जी निकली। इसमें एक वाहन गाजियाबाद से था जिसमें 10 लोग सवार थे। दूसरा वाहन बियाहर से था जिसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।